हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी ये यूट्यूब की सीरीज में, जहां पे हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडिया के लिए और यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक को हम डिकोड कर रहे हैं। हम हमारे एग्जाम से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में से आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आर्कटिक आइस के बारे में। हमने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी है, सुनी है और इनफैक्ट देखी भी है कि आर्कटिक आइस जो कि नॉर्थ पोल में वो मेल्ट हो रही है। बट सवाल ये बनता है कि जो आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है उसका इंडिया एज वेल एज ग्लोब पे क्या इंपैक्ट है। क्या ये सिर्फ हमारे सी लेवल राइज कर रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि पोलर बियर्स को खतरा है, जो हमारी कोस्टल सिटीज है उनको खतरा है, या फिर ये हमारे क्लाइमेट को भी खतरा है। बट अगर मैं आपको कहूंगा कि ये क्लाइमेट के साथ ये जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आर्कटिक आइस में अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ऑयल और गैस रिजर्व्स है, एंड ऑयल और गैस कभी भी पुराना नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं। हम थोड़े फैक्ट्स को पहले स्टेट करेंगे कि साइंटिस्ट ने कई सारी स्टडीज करी है। तो साइंटिस्ट का एक सबसे बड़ा पार्ट आया है कि 1979 से 2023 के बीच में कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक आइस। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही है वो ये कहा है कि जो आर्कटिक आइस है वहां पे जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम से ज्यादा ग्रो हो रहा है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल एवरेज अगर 1 डिग्री सेल्सियस से ग्रो हो रहा है तो आर्कटिक आइस में वो 4 डिग्री सेल्सियस से ग्रो हो रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि उसमें यह बताया गया कि 2023 में उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने कि जो समर सीजन होता है नॉर्थ पोल के आर्कटिक सी में, तो समर सीजन में जो आइस दिखा करती थी वो अब धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। तो उन्होंने पूछा डिसअपियर इन द सेंस किस तरीके से, कि ये कितना ज्यादा डिसअपियर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2030 तक जिस अमाउंट से वो डिसअपियर हो रही है उस अमाउंट से पता चल रहा है कि 2030 में जब अगर आप समर सीजन में आर्कटिक आइस देखने जाओगे सो देयर विल बी नो आइस, देयर विल बी फ्री ऑफ आइस, कि वहां से आइस ही डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि समर मंथ में अब से वहां पे आइस नहीं होगी। ये 2030 से बताया गया है। तो सवाल ये बनता है कि ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के अलावा हमें किस तरीके से इंपैक्ट करती है। क्योंकि आप एक चीज समझो कि हम ये वाली वीडियोस में क्या क्या चीजें समझेंगे कि ये क्या क्या चीजों से अफेक्ट करता है। तो मैं कहता हूं कि ये हमें एक तो जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है वो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड चीज मैं कहता हूं कि जो हमारे ट्रेडिंग रूट्स है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो आइस मेल्ट हो रही है तो ओशन में नए रूट्स बन रहे हैं, तो नए टाइप के ट्रेडिंग रूट्स बनेंगे। जब आर्कटिक आइस मेल्ट होगी तो उसमें से ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी निकलेंगे, तो जब ट्रेडिंग रूट्स नए बनेंगे, ऑयल और गैस के रिजर्व्स बनेंगे, तो यहां पे जियोपॉलिटिक्स का नया टेंशन ग्रो हो सकता है। ठीक है, हालांकि हम उस पर भी आएंगे, बट हम थोड़ी सी इसकी सिवियरिटी को समझते हैं कि ये सिवियरिटी क्या है। ओके, तो यहां पे एक इंपैक्ट जो रहा है कि जिसको हमने समझा है कि आर्कटिक ओशन 4 गुना ज्यादा से गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। और ये फिनोमेना को क्या कहा जाता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, कि ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है ना। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हम समझते हैं कि ये 4 गुना से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो यहां पे आप एक चीज समझिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आर्कटिक ओशन का, राइट, दिस इज एन आर्कटिक ओशन, और उसके ऊपर क्या है, आर्कटिक आइस है, दिस इज एन आर्कटिक आइस है। अब यूजुअली कैसा होता है कि जब समर सीजन आता है तो सन आता है, अब सन की रेज यहां पे गिर रही है, तो मान लेते हैं कि सन की रेस ये आइस पे गिर रही है, तो आइस क्या करेगा, ये रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, ये रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। बट मैं अगर कह रहा हूं कि जो ये सन की रेज है यहां से अगर हम समझ रहे हैं कि आइस मेल्ट हो गया, राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट आइस इज मेल्टिंग, तो मेल्ट होने से क्या होगा कि ये जो सन की रेज है ये कहां आएगी, ये ओशन के अंदर आ जाएगी। अब ओशन के अंदर क्या है कि ये व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, बट यहां पे तो लाइट नहीं है, तो यहां पे क्या है, यहां पे डार्क है, देयर इज अ डार्क जोन। तो ये डार्क जोन क्या करेगा कि ये जो सन की हीट है ये रिफ्लेक्ट करने के बजाय ये वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है, तो जब ये हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये ओशन क्या हो जाएगा, दिस ओशन विल बिकम वार्म, तो ये ओशन ही पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, कि ये ओशन पूरा गर्म हो जाएगा। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो आइस है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, ये पूरा रीजन ही गर्म हो जाएगा। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिस ग्लोबल टेम्परेचर से ये चीजें राइज हो रही है उसके कंपेयर में ये 4 गुना ज्यादा गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट होने के कारण सन की रेस ओशन में आ रही है, ओशन में लाइट नहीं है, वहां पे डार्कनेस है, तो डार्कनेस क्या करता है, वो हीट और एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ये वार्म होता जाएगा, जितना ज्यादा ओशन वार्म होगा उतना ज्यादा ओशन के ऊपर की जो आइस है वो वार्म होगी और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये एक लूप में फंस जाएगा, एंड उसके चलते ये पूरा समर में, मतलब जो 2030 तक बताया गया है, ये सारी आइस वहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने ये बेसिक सिनेरियो समझ लिया है। अब जो हमें दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट समझनी है हमें, दैट इज कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रिलेवेंट है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस 1 में देखा है तो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट सिस्टम को इंपैक्ट करता है, ये ओशन करंट को इंपैक्ट करेगा, ये इसका मॉनसून से भी काफी बड़ा लिंकेज है। ठीक है, देन जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में आर्कटिक गवर्नेंस, आपने आर्कटिक काउंसिल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, मल्टीलेटरल फोरम्स के बारे में रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस आ जाएगा इसके अंदर, तो जियोपॉलिटिक्स होने लग जाएगा, ट्रेडिंग रूट्स आ जाएंगे। और जीएस 3 में क्लाइमेट चेंज से पार्ट है, सी लेवल राइज से है, ट्रेड रूट से है, एनर्जी सिक्योरिटी से है, क्योंकि ऑयल और गैस आ रहा है। फिर जीएस 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि एनवायरमेंटल एथिक्स से आ रहा है। दूसरा है इंटरजनरेशनल इक्विटी से आ रहा है ना। व्हाट इज इंटरजनरेशनल इक्विटी? कि हम क्या कह रहे हैं कि सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर में आर्कटिक आइस के अंदर गैस और ऑयल का रिजर्व मिलता है तो उस पे उसका जो यूज है, उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है, वहां पे सवाल उठेगा कि वो इकोसिस्टम ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है, तो उसको और एक्सप्लॉइट करने से वो डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होने से ये एनवायरमेंटल एथिक्स आ जाएगा। और दूसरा, अगर हम डिग्रेड करना अलाउड करते हैं तो उसके अंदर के जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स को हमें इस तरीके से सस्टेनेबली यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिजर्व रहे, राइट। तो इस तरीके से इसका जीएस रेलेवेंस है। अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर देखेंगे। विल बी स्टार्टिंग विथ GS 1 कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखते हैं ऑन मेल्टिंग आर्कटिक आइस, कि आर्कटिक आइस का ग्लोबल इंपैक्ट क्या है। तो सबसे पहला जो हमने देखा है वो है सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, सी लेवल राइज होगा, दिस इज वेरी सिंपल, कि जितना ज्यादा आइस मेल्ट होगा उतना ज्यादा वो समुद्र का लेवल राइज होगा, और जो कोस्टल एरियाज है लाइक कोलकाता मुंबई, वहां पे फ्लड होना स्टार्ट आ जाएगा, या तो फिर लॉन्ग टर्म सबमर्जेंस आएगा कि सीजनल फ्लडिंग आने लगेगी, और इस तरीके से रहेगा। बट दैट इज वेरी सिंपल। जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा वो है जेट स्ट्रीम डिसरप्शन, कि जेट स्ट्रीम डिसरप्ट हो जाती है और उसके चलते हमारा वेदर जो है ग्लोबली वो डिसरप्ट हो जाता है। अब जेट स्ट्रीम के लिए हम थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं कि अगर हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो मुझे ये चीज पता है कि जेट स्ट्रीम फ्लो कहां कर रही है। जेट स्ट्रीम की थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल कर लेते हैं कि ये अराउंड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फ्लो करती है, राइट, यानी कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। दूसरा, ये कहां होती है, ये 9 to 12 किलोमीटर अबाव सी सरफेस लेवल यानी कि ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे ये फ्लो करती है। ठीक है, अब जो इसमें दूसरी चीजें समझनी है हमें कि अगर मैं इसका एक लोकेशन देखता हूं और बेटर तरीके से देखता हूं, और आपको ज्योग्राफी के थोड़े से और चीज हमें समझते हैं, तो हमें यह पता है कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हमेशा। हाई प्रेशर कौन सा हुआ, ठंडी हवा, लो प्रेशर कौन सी हुई, गर्म हवा। तो जो हवा होगी वो हमेशा ठंडी हवा से गर्म हवा की तरफ जाती है। ओके, ये चीज है। अब जो हमें इसमें चीज समझनी है कि मैं कह रहा हूं कि जेट स्ट्रीम है क्या, जेट स्ट्रीम इज एक्चुअली बाउंड्री है, कि ये एक कन्वेयर बेल्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का जो एक बाउंड्री में फ्लो करता है। बाउंड्री में फ्लो करता है इन द सेंस कैसा है कि मैं अगर आपको बताता हूं कि हमें यह पता है दैट पोलार रीजन होता है, पोलार रीजन में यूजुअली कौन सा मास होता है, दैट इज कोल्ड एयर मास। ठीक है, और फिर आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन,
यहां पे वार्म एयर मास होता है। ओके, और इनके बीच की जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री में एक जेट स्ट्रीम चलती है, दैट इज पोलर जेट स्ट्रीम, जो काफी ज्यादा फास्ट होती है, राइट, अराउंड 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। अब आपने एक चीज समझिए कि हमने क्या पढ़ा था कि जो विंड होती है, विंड हमेशा कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे अगर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि अगर ये हाई प्रेशर की विंड है और ये लो प्रेशर की विंड है, तो ये ऐसे फ्लो होगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये क्या हो रहा है कि ये लो प्रेशर की विंड हाई प्रेशर की विंड को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। सो दैट मीन्स कि ये हवा जितनी ज्यादा ठंडी होगी और ये हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी, इनके बीच में जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फोर्स रहेगा, यानी कि ये उतनी ज्यादा स्पीड रहेगी। तो ये हवा की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो सेम चीज जेट स्ट्रीम में भी है कि जेट स्ट्रीम की इतनी स्पीड क्यों है, क्योंकि यहां पे बहुत ही ठंडा रीजन है और यहां पे बहुत ही गर्म रीजन है। तो ये यूजुअली क्या करता है कि कोल्ड एयर से वार्म एयर की तरफ चीजें शिफ्ट करता है। क्या शिफ्ट करता है, ये पुश करता है, वो वेदर इवेंट्स को पुश करता है। वेदर इवेंट्स यानी किस टाइप के वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम रिकॉल करते हैं कि अगर हम 3 सीजन की बात करते हैं कि क्या टाइप के वेदर इवेंट्स को ये पुश करेगा, ये कोल्ड वेदर इवेंट्स को पुश करेगा, ये वार्म वेदर इवेंट्स को पुश करेगा, ये रेन वेदर इवेंट्स को पुश करेगा। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से समझिए कि ये क्या कर रहा है, जेट स्ट्रीम का काम समझिए। जेट स्ट्रीम क्या करता है, ये कोल्ड एयर और वार्म एयर के बीच की एक बाउंड्री होती है, वहां पे जेट स्ट्रीम फ्लो करता है। ये क्या करता है कि जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की तरफ जाता है, और जितना ज्यादा यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, सी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जितना यहां पे कम टेम्परेचर होगा और जितना यहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है, उतना ज्यादा ये फास्ट रहेगा। और उतना ज्यादा हमारे कंट्री में सर्दी का सीजन आएगा, कोल्ड वेव आएगी, हॉट वेव आएगी, बारिश आएगी, फिर कोल्ड वेव आएगी, फिर हॉट वेव आएगी। तो ये जेट स्ट्रीम लेके आ रहा है, बट रिमेंबर ये स्पीड है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे हमने क्या पढ़ा है कि जो आर्कटिक रीजन है, दैट इज ऑन द नॉर्थ पोल है, वहां पे माहौल गर्म हो रहा है, वहां पे टेम्परेचर गर्म हो रहा है, यानी कि एट दिस पर्टिकुलर रीजन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। तो अगर यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे ऑलरेडी इंक्रीज है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम हो जाएगा तो जो जेट स्ट्रीम की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। अगर जेट स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाएगी तो जो कोल्ड वेव इंडिया में आती है वो जल्दी नहीं जाएगी, वो रुकेगी। जो हीट वेव्स इंडिया में आती है वो लंबे समय तक रुकेगी। जो बादल इंडिया में आ रहे हैं वो भी लंबे समय तक इंडिया में रुकेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जेट स्ट्रीम में डिसरप्शन होगा तो पूरा ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में डिसरप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में जेट स्ट्रीम क्या करता है, वो हर एक रीजन में ठंडी, गर्म और बारिश की हवा लेके जाता है। तो वो स्पीड है जो प्रकृति ने बना रखा है। बट अगर ये स्पीड कम हो गई तो कभी भी ठंडी लंबी आ सकती है, कभी भी गर्मी लंबी आ सकती है, कभी भी बारिश लंबी आ सकती है। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ जेट स्ट्रीम जो मेल्टिंग आइस से डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी इस चीज में मिल गया होगा। ठीक है, सो अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो जो थर्ड इंपैक्ट रहेगा इसका वो है इकोसिस्टम कोलैप्स हो जा रहा है। इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाना इन द सेंस कि जो आर्कटिक एरिया में बायोडाइवर्सिटी है वो ऑब्वियसली कोलैप्स हो जाएगी। पोलर बेयर्स के लिए जगह चली जाएगी क्योंकि वो ठंडे रीजन में रहते हैं, तो वो गर्म रीजन में उनको इवोल्यूशन आने में भी टाइम लगेगा। तो जब भी इवोल्यूशन होगा तो कई सारी स्पीशीज की बलि चढ़ेगी, सैक्रिफाइसेस होंगे, तो वो चीज़ रहेगा, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर नए शिपिंग रूट्स आएंगे,
नए शिपिंग रूट्स आने से क्या होगा कि इकोनॉमिक में रीबैलेंस आएगा। सी शिपिंग रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे शिपिंग रूट्स अच्छे होते हैं वो रीजन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जा रहा है, और जिसने वो शिपिंग रूट कंट्रोल कर लिया वो पूरा एरिया उसके अंडर रह गया, यानी कि वो एक नई सप्लाई चेन बन गई उधर, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो ये तो GS1 और GS3 के इंपॉर्टेंस से है। अब अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया के लिए ये क्लाइमेट एंगल किस तरीके से इंपैक्ट करता है, तो एक तो चीज हमें पता है कि मॉनसून वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जो आर्कटिक रीजन में ओशन है और जो ट्रॉपिकल रीजन में ओशन है, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, उसके चलते ओशन करंट का मूवमेंट चेंज हो रहा है। ओशन करंट के मूवमेंट चेंज होने से क्या हो रहा है, ओशन करंट की स्पीड चेंज हो जा रही है, और वो स्पीड चेंज होने से क्या हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चेंज हो जा रहा है, और उसके चलते क्लाउड फॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है, तो हमारा मॉनसून पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है। फिर है कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो ऐसे चांसेस बताया गया है कि जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है वहां पे थोड़ा रिस्क हो सकता है। क्या टाइप का रिस्क हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा डूब जाएंगे, बट ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे सीजनली ये चीजें डूबेगी धीरे धीरे। मुंबई में जो न्यू मुंबई है, जो मुंबई हाई रीजन है, वो धीरे धीरे डूबने लगेगा, सीजनली डूबेगा। फिर सीजनली डूबते डूबते वो फिर परमानेंट डूबने लग जाएगा, तो इस तरीके का है। इसके अलावा हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमने अभी देखा कि अगर कोल्ड वेव आएगा, जेट स्ट्रीम स्लो हो गई ना, कोल्ड वेव आएगा तो कोल्ड वेव लंबे समय तक ठहरेगा, हीट वेव आएगा वो लंबे समय तक ठहरेगा, फ्लड आएगा, ड्रॉट आएगा, साइक्लोन आएगा, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर है कि अगर हम इसका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगल देखते हैं, जो GS2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नॉर्दर्न सी रूट बनेगा, एक नया सी रूट बनेगा, तो उससे जो इंडिया और यूरोप के बीच में शिपिंग टाइम है वो 40% से कम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। एंड एनर्जी सिक्योरिटी में देखते हैं तो यहाँ पे ऑयल और गैस के रिजर्व्स निकलेंगे जो थोड़े से हेल्पफुल हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग में एक रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि आर्कटिक काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा है, आर्कटिक गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ा है, तो जिसका इस पे कंट्रोल रहेगा वो अदर पावर्स के साथ काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। एंड फिर साइंटिफिक प्रेस्टीज बनेगा, हमारा खुद का एक पोलर रिसर्च बेस है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, एंड उसके चलते हमारा ग्रोइंग कैपेबिलिटी भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्टफुल रहेगी फ्रॉम इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगल से, दैट इज GS2 एंड GS3 के एंगल से। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया का करंट एंगेजमेंट क्या है, जो हमने देखा कि इंडिया का एक हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है सेवलबोर्ड नॉर्वे में, ये 2008 से है। ठीक है, फिर हाल ही में इंडिया का एक और पोलार रिसर्च सेंटर है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशनिक रिसर्च। एंड हाल ही में इंडिया ने 2022 में पहली एक इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च करी, जिसके अंदर इंडिया ने 6 पिलर बताए हैं कि साइंस, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, कॉपरेशन। तो ये चीज़ों पे इंडिया फोकस करेगा, जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी में ये चीज़ हाईलाइट की गई है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इसमें क्या टाइप के चैलेंजेस है और क्या टाइप के डिलेमास है फ्रॉम GS2 और GS4 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, कि रशिया क्या कर रहा है कि रशिया ने यहाँ पे अपनी मिलिट्री लेके आ चुका है, वेरएज चाइना ने यहाँ पे कई सारे अपने मशीन्स लेके आ गया है, जो आइस ब्रेकर्स है, ये सब है। अब इंडिया के पास ना ही इतनी मिलिट्री और ना ही इतना मशीन है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर रहा है। इंडिया बोल रहा है हम कॉपरेशन करेंगे, इंडिया कह रहा है कि हम कंपटीशन लेके आएंगे, हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, हम रिसर्च करेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इंडिया का स्टांस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और फंडिंग का बहुत बड़ा गैप है, कि कुछ कंट्रीज के पास ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज के पास कम है। तो ये वही बात होगी, पैसे से पैसा बनता है कि अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, राइट। और एनवायरमेंटल एथिक्स, जो अभी हमने देखा कि हमें बैलेंस करना है कि ये एरिया जो ऑलरेडी डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, क्या वहां पे एक्सप्लॉइटेशन करना जरूरी है? अगर कर भी रहे हैं तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है उसको प्लेनेटरी स्टीवर्डशिप से बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द एथिकल डिलेमा जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। ओके, अब वे फॉरवर्ड देखते हैं हम इसमें कि now what is the way forward? वे फॉरवर्ड इज वेरी सिंपल, कि हमें यहाँ पे हमारा आर्कटिक रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, हमें क्लाइमेट मॉडलिंग को और ज़्यादा बेटर करना है, फोरकास्टिंग पे फोकस करना है,
हमें डिप्लोमेसी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव एक्टिव रहना है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में, राइट, कि हमें आर्कटिक काउंसिल की वॉइस बनना है, हमें ग्लोबल साउथ का वॉइस बनना है, हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, क्लाइमेट चेंज को हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है, हमें इंक्लूसिविटी के लिए हाईलाइट करना है, हमें खुद की डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाने की है, जो आइस क्लास वेसल्स है उस पर लेके आना है, हमें डेटा एनालिटिक्स पे फोकस करना है, एंड लास्ट इज दी एथिकल लीडरशिप लेके आना है हमें। हमें बताना है कि सस्टेनेबिलिटी को हमें एडवोकेट करना है कि हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन भी इसका इस्तेमाल कर पाए। हमें कोऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन पे भी फोकस करना है, राइट। सो यही सारी चीजें हैं आर्कटिक में। मेन चीज वही है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कस किया, जेट स्ट्रीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। So this is it from today's video. I hope आप लोग को clarity मिली होगी. We will be covering more such kind of topics in the coming video. Till then, stay safe and study well. Thank you.